हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का एक बार अगेन वेलकम है। हमेशा की तरह इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है और वो ये है कि जनसंख्या दृष्टि में दूसरे नंबर पर आने वाला राज्य कौन सा है? क्या वो राज्य महाराष्ट्र है या फिर सिक्किम है? इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे कि दूसरे नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताइएगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं और धकाधक बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में होने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना। यदि आप एग्जाम है आपका यूपीएसआई का है या फिर कोई भी किसी का भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, एसएससी का हो, जीडी का हो या फिर टेट वगैरह का हो, एक सवाल बताइएगा कि सीएम कोविड बाल कल्याण योजना का संबंध किस राज्य से है? यानी कि कोविड की वजह से हुए अनाथ बच्चों को वो राज्य जो है वो कुछ जो है पेंशन के तौर पर हर महीने रुपए देगा। तो वो जो राज्य है वो है सीएम कोविड बाल कल्याण योजना का संबंध है मध्य प्रदेश से। कहां से? मध्य प्रदेश से। और आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया गया था कोविड को जागरूक करने के लिए, है ना, पब्लिक को। तो रोको टोको ये अभियान जो था वो मध्य प्रदेश से चला गया था। तो इस सब चीज को आप हल्का हल्का याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन है? भोपाल है और शिवराज चौहान वहां के सीएम हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ कोविड से संबंधित। हाँ, अभी आपको मैं बता दूं एक चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा नहीं सिर्फ राज्य सरकार ने ही सिर्फ अनाथ बच्चों को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ी है, केंद्र सरकार भी अब आगे बढ़ चुकी है। अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा कि पीएम केयर्स जो फंड बना हुआ है, इस फंड में से प्रधानमंत्री जी की तरफ से लोगों को जो अनाथ हो गए उनको जो है वो सहायता राशि दी जाएगी। और वो कितनी दी जाएगी इस सभी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आप सभी को पता होगा कि 10 लाख रुपए के तौर पर उनको पेंशन के तौर पर उनको फंड दिया जाएगा। और ये जो फंड दिया जाएगा वो 23 साल तक अगर कोई स्टूडेंट्स है, अगर कोई अनाथ हो गया है बच्चा, तो उसको जो है वो 10 लाख रुपए फंड के तौर पर उसको जो है वो दिए जाएंगे। अब बात करते हैं पीएम केयर्स। आप जानकर के थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि जो पीएम केयर्स जो फंड बना है, क्या सर ये जो फंड है सिर्फ वो कोरोना के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिएगा, पीएम यानी प्रधानमंत्री और केयर्स का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए। केयर का CARE यानी कि सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कि क्या सर जो पीएम केयर्स फंड बना है इसके फिर अध्यक्ष कौन है? तो जाहिर है पीएम आगे आ रहे हैं ना, मतलब प्रधानमंत्री ही पीएम केयर्स फंड के जो है वो अध्यक्ष होते हैं। यदि इसमें से कुछ भी पैसा निकलेगा तो वो जो है प्रधानमंत्री जी की उसमें राजी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा इमरजेंसी सिचुएशन कोई भी हो सकती है। बाढ़ आ सकती है, कोई चक्रवात से तबाही हो सकती है, जैसे कोविड में बहुत सारे अलग अलग चीजों की जरूरत है, तो यहां से पैसा निकाल करके उनको खरीद लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सर इस कोविड की वजह से हुए अनाथ बच्चों को कुछ राज्य सरकारों के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं। उन योजनाओं के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। पता होगा पंजाब की तरफ से कोविड फतेह योजना स्टार्ट। देखिएगा, आपका एग्जाम आ रहा है सर, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा जो भी मुझे याद है वो सब आपको याद होना चाहिए। बस मेहनत लगता है, बस करना है आपको। तो कोविड फतेह योजना आप सभी को पता होगा कि ये पंजाब के द्वारा, जिसके जो सीएम हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और इस सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो फतेह योजना है, कोविड फतेह योजना, इसका संबंध है पंजाब से। और इस योजना के अंदर क्या होता है कि लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना कि भैया ऐसा करो, आप वैक्सीनेशन जो है वैक्सीन लगवा लीजिएगा ताकि कोरोना से बचा जा सके। और ये उनको एक तरह से प्रलोभन देना कि अगर आप कोई भी योजना यहाँ पर स्टार्ट होगी, कोई काम होगा, तो उसमें जो आपको वो पैसा वगैरह दिया जाएगा। तो इस तरह से उनको जो है वो बताया गया। अब बात करते हैं मिशन हौसला। अब देखिए, हौसले की बात हो रही है तो जायज है कि कोई ना कोई पुलिस जो है वो पब्लिक को हौसला देगी कि आप टेंशन मत लीजिएगा। आप सभी को मैं बता दूं कि यानी कि ये जो मिशन हौसला जो योजना स्टार्ट की गई थी वो कोविड के मरीजों को, उत्तराखंड की पुलिस ने ये योजना स्टार्ट की है। इसमें क्या होता है कि कोविड के जो मरीज हैं उनको घर पर ही सारी जो है सुविधाएं उनको जो है मुहैया कराई जाएं ताकि वो बाहर ना निकले। जब बाहर नहीं निकलेंगे तो पब्लिक के संपर्क में नहीं आएंगे। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं महतारी योजना। महतारी जो योजना का संबंध है वो छत्तीसगढ़ से है। और छत्तीसगढ़ यानी कि जिसकी राजधानी है रायपुर, और इसके जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल। क्या है? भूपेश बघेल यहाँ के जो है सीएम हैं। यहीं पर आप याद रखना कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध कहां से है? उत्तराखंड से। और इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को
3000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। आप सभी को पता होगा पंजाब भी जो 1500 रुपए पर मंथ दे रहा है। जैसी जिसकी जो हैसियत है उस हिसाब से अनाथ बच्चों की सहायता की जा रही है। और पीएम केयर्स के माध्यम से 10 लाख रुपए फंड के तौर पर जो है 23 ईयर्स तक उन बच्चों को जो है वो फंड के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये इस टाइम पर बहुत अच्छा काम है, इसलिए इस क्वेश्चन को जोड़ा गया था। तो एक बार में जल्दी से क्विक रिवीजन करवा देता हूं। देखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए जो फंड के तौर पर अनाथ बच्चों को दिए जाएंगे। और याद रखना, अब मैं बात करता हूं पीएम केयर्स, तो केयर्स जो यानी कि ये जो पीएम केयर्स फंड बना हुआ है वो हर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। इसका संबंध सिर्फ कोरोना से नहीं है। हाँ, आप सभी को पता होगा कि 27 मार्च 2020 को ये जो है वो फंड बना था, यानी पीएम केयर्स जो बना था वो 27 मार्च 2020 को बना था। पता होगा मुख्यमंत्री वात्सल योजना भी उत्तराखंड से ही वो स्टार्ट हुई है। और एक और बात, हिम तेंदुआ संरक्षण जो केंद्र जो नीदरलैंड की सहायता से उत्तराखंड में बनाया गया था। तो अब आपसे पूछा जाए कि यानी कि जो स्नो लेपर्ड है वो कहां का राजकीय पशु है, तो वो हिमाचल प्रदेश का है। तो निश्चिंत रहना, हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो बस आगे क्वेश्चन आने वाला, तो उसका वेट करें। आपसे एक नेशनल पार्क के बारे में पूछता हूं और ये सवाल बहुत ही अच्छा है कि आपको पता है कि भीतरकणका जो नेशनल पार्क है ये किस राज्य के अंदर आता है? जल्दी से बताइएगा, भीतरकणका जो नेशनल पार्क है ये किस राज्य के अंदर आता है? तो ये उड़ीसा के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बताओ? उड़ीसा के अंदर आता है। याद रखना, ये उड़ीसा के, और जिले का नाम है केंद्रपाड़ा। तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में भीतरकणिका जो नेशनल पार्क है ये स्थित है। अब अभी आपको पता होगा कि उड़ीसा में यास नाम का एक चक्रवात आया था। जो भीतरकणिका नेशनल पार्क है ये, इसमें है क्या, देखो ये मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है और इसमें क्या होता है, खारे पानी के मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। तो ये भीतरकणिका के अंदर क्या होता है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो जब ये यास नाम का चक्रवात आया तो इस भीतरकणिका नेशनल पार्क को काफी ज्यादा इसमें तबाही देखने को मिली थी। अब बात करते हैं सर जी, उड़ीसा के अंदर एक और मैंने बताया था शिमलीपाल। कौन सा? शिमलीपाल। तो शिमलीपाल और भीतरकणिका ये दोनों ही नेशनल पार्क ये उड़ीसा के अंदर आते हैं। अब मैं बात करता हूं उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। तो वो सच में बड़े ही अच्छे इंसान हैं। तो नवीन पटनायक जो है वो वहां के सीएम हैं। और एक और चीज याद रखना, जैसे आपको पता होगा यास जो है वो बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसका नामकरण किया था आपको पता होगा ओमान ने किया था। इससे पहले आया था तोकाते, तोकाते अरब सागर में आया था और इसका जो नामकरण किया था वो म्यांमार ने किया था। ये 2021 के चक्रवात है। बात करते हैं 2020 के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है निसर्ग, है क्या है, निसर्ग, और एक है अम्फान। तो निसर्ग जो चक्रवात है वो 2020 का है और इसका जो नामकरण किया था निसर्ग, यानी स्वर्ग की बात कर रहे हैं तो बगल में चाहेंगे ना, यानी बांग्लादेश। तो निसर्ग चक्रवात बांग्लादेश जो है उसने इसका नाम रखा था। अम्फान 2020 में जो चक्रवात आया था उसका जो नामकरण किया था वो थाईलैंड ने किया था। किसने किया था? थाईलैंड ने किया था। अब आप मुझे नाम बताएंगे कि थाईलैंड की राजधानी का नाम क्या है। तो इस सभी को आपको पूरा याद रखें। देखो भीतरकणिका ये, इसमें क्या होता है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और खारे पानी के मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। और भीतरकणिका और शिमलीपाल ये दोनों नेशनल पार्क के उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। पूछा जाए कि उड़ीसा के किस पोर्ट पर यास नाम का चक्रवात टकराया था, वो धमारा। किस पर? धमारा पोर्ट पर टकराया था। और ये मैंने थोड़े थोड़े फैक्ट आपको बता दिए कि कौन कौन से चक्रवात आए थे। यास नाम का आया था आपकी बंगाल की खाड़ी में, नामकरण ओमान ने किया था। जल्दी जल्दी बताओ। और जो है ताउत, यानी ताउते जो आया था उसका नामकरण म्यांमार ने किया था जो अरब सागर में आया था। बात करते हैं दो और हैं 2020 के, एक है अम्फान जिसका जो नामकरण किया था वो थाईलैंड ने किया था। एक और है निसर्ग चक्रवात, उसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। बांग्लादेश यानी वही टका ढाका, यानी किसके शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ऑप्शन में देता हूं आपको, वो क्या तो वो लॉर्ड डफरिन थे या लॉर्ड कर्जन थे। तो इन दोनों सवाल जो है इसका जवाब आप जरूर दीजिए। यानी कि जो स्नो लेपर्ड है वो किस राज्य का राजकीय पशु है? तो याद रखना स्नो लेपर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। अब हिमाचल प्रदेश की बात हो गई है तो मैं जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं। आपने भी याद कर रखा होगा, पढ़ाई किया होगा, तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा एकदम बैक टू बैक, दे दनादन दन। अब हम बात करते हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, एक है शिमला और एक है धर्मशाला। तो याद रखना शिमला, जब शिमला मिर्च खाएंगे तो जैसे गर्मी अंदर हो जाएगा, तो गर्मी की जो राजधानी होती है वो शिमला होती है। और धर्मशाला यानी सॉल, साला मतलब शॉल, तो सॉल कब ओढ़ते हैं शरीर पर? जब सर्दियां होती हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश की गर्मियों की होती है क्या? शिमला, और धर्मशाला सर्दियों के टाइम पर वहाँ की राजधानी होती है।
अब बात करते हैं कि वहाँ के सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के, जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। दोबारा बोलो, जयराम ठाकुर। अब मैं बात करता हूँ वहाँ के गवर्नर कौन है, तो है भंडारू। क्या कौन है बताओ? भंडारू, मतलब एकदम भंडारा। तो याद रखना कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, बताओ जल्दी से, भंडारू साहब। तो इन सबको आप याद रखेंगे। और वहाँ के जो पशु है वो कौन है? स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ उसको हिंदी में बोलते हैं। और आपने एक और सुना होगा, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये कहां पर बनाया गया था? ये नीदरलैंड की सहायता से उत्तराखंड में बनाया गया था। याद रखना उत्तराखंड ये वही है जिसने मिशन हौसला वहां की पुलिस ने जो है चलाया गया था। और एक था कि मुख्यमंत्री बात्सल योजना जो थी, ये भी उत्तराखंड की है। तो याद रखना हिम तेंदुआ संरक्षण जो केंद्र, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो वो उत्तराखंड में बना था नीदरलैंड की सहायता से। तो हिमाचल प्रदेश में आ गया, यानी जयराम ठाकुर साहब वहां के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, भंडारू वहां के गवर्नर हो जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा राजनीतिक ढांचा के बारे में। हिमाचल प्रदेश का निर्माण कब हुआ था सर? तो ये 1971 में हुआ था सर। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की सीट कितनी है? 4। राज्यसभा की कितनी है? 3। और यहाँ पर जो जिले हैं वो 12 जिले हैं। कितने बताओ? 12 जिले हैं। अगर पूछा जाए कि विधानसभा की कितनी है बताओ? 68। दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ, लोकसभा की 4, और अगर मैं बात करूँ जिलों के बारे में तो वो 12 जिले हैं। और यहाँ का जो विधानसभा की सीटें हैं वो 68 हैं। और हिमाचल प्रदेश 1971 के अंदर बना था। इसकी काफ़ी महान हस्तियाँ हैं इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाली, उनके भी बारे में मैं आपको जरूर बताऊं। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वो है बोडो ट्रैगोपेन। दोबारा बोलो, बोडो ट्रैगोपेन। दोबारा बोलो, बोडो ट्रैगोपेन। तो याद रखना पक्षी के बारे में पूछा जाए तो बोडो ट्रैगोपेन, अगर पशु के बारे में पूछा जाए तो स्नो लियोपर्ड यानी हिम तेंदुआ। अब बात करते हैं यहाँ के फल के बारे में। तो फल तो सबसे अच्छा यानी एप्पल, एप्पल माने सेब। तो सेब जो है वो यहाँ का राजकीय जो है वो फल है। अब और देखो, अगर मैं बात करता हूँ राज्य के पेड़ के बारे में तो वो देवधर है। तो देवधर यहाँ का पेड़ हो जाएगा, सेब यहाँ का फल हो जाएगा, स्नो लेपर्ड यहाँ का पशु हो जाएगा, और जो पक्षी है वो हो जाएगा बोडो ट्रैगोपेन हो जाएगा। लोकसभा की 4, जिले हो जाएंगे यहाँ पर 12, और विधानसभा हो जाएंगे 68। 1971 के अंदर बना था। जयराम ठाकुर यहाँ के जो सीएम हैं, और जो भंडारू हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। अब बात करते हैं जियोग्राफिकल के बारे में। देखिएगा हिमाचल प्रदेश जो लगा हुआ है ना, जिससे बाउंड्री लगती है राज्यों से, वो 6 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। यानी कि सबसे पहले लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख यानी वही हेमिस नेशनल पार्क। पूछा जाए कि दाचिंगम नेशनल पार्क कहां पर है तो जम्मू कश्मीर में, और हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? ये लद्दाख के अंदर है। तो लेह और लद्दाख यहाँ के सिर्फ 2 जिले हैं। अब बात वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फिर, तो याद रखना लद्दाख 1 नंबर का, दूसरा जम्मू कश्मीर का, फिर इधर आओ पंजाब आएगा, फिर हरियाणा आ जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और फिर इधर का उत्तराखंड आ जाएगा। तो ये जो जिले हैं यानी 6 राज्य हैं, 6 राज्यों की सीमा हमारे हिमाचल प्रदेश से जो वो लगती है। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी बात करते हैं यहाँ की पर्सनालिटी के बारे में। अगर हिमाचल प्रदेश की बात हो गई है तो यार कैप्टन विक्रम बत्रा को कौन भूल सकता है यार, वो तो एकदम कारगिल हीरो के नाम से जाने जाते हैं। देखिएगा मैं इनके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें वापस बताता हूँ। देखिएगा कैप्टन जो विक्रम बत्रा थे उनका संबंध हिमाचल प्रदेश से था। इनका जन्म जो हुआ था वो 1974 के अंदर हुआ था, और ये जो शहीद हुए थे वो 1999 के अंदर हुए थे। तो याद रखना इनका एक नारा था, यानी जब भी ये कोई भी युद्ध जीतते थे, कोई भी किसी भी देश यानी पाकिस्तान से अगर लड़ाई चल रही कारगिल में, तो जहां पर भी इनको पोजीशन में खड़ा किया जाता था, वहां पर जब भी इन्होंने विजय प्राप्त की तभी बोलते थे दिग दिल मांगे मोर। क्या बोलते थे? दिल मांगे मोर। तो एक कहानी और याद आ रही है, यानी कि जब कारगिल का जब युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर इनके दोस्त थे, नवीन उनका नाम था। यानी कि नवीन, यानी कि अब आपको पता था कि पाकिस्तान की तरफ से तोपों से बम जो है वो गिराए जा रहे थे कारगिल यानी इंडिया की साइड में। तो नवीन के पास आकर के वो जो बम पड़ा था, यानी कि और नवीन जो थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे तब, और इनके जो पीछे नवीन के पीछे ये कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पर पोजीशन लेकर के तैनात थे। जब इनको पता चला कि वो जो बम है वो नवीन के पास आकर के गिरा है, तो ये उन्हें बचाना चाहते थे, और तुरंत अपनी जान की बिना परवाह किए हुए ये तुरंत नवीन के पास चले गए और नवीन से बोला कि नवीन देखिएगा, आप जो है वो मैरिड हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके बाल बच्चे हैं, आपका जिंदा रहना जरूरी है। मेरा धरती माँ के सिवाय, मेरा भारत माता के सिवाय कोई नहीं है इस देश में, इसलिए मैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन आपका जीवन आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है, आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसलिए प्लीज आप अपने आप को बचा लीजिएगा। तो वो वहां से हटा करके खुद उस पोजीशन पर आ गए थे जिस पोजीशन पर मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से बॉम्ब बरसाए जा रहे थे। तो ये थे कैप्टन विक्रम बत्रा। यार इनको कौन भूल सकता है, ऐसे महान हस्ती के लिए एक बार
जय हिंद। और जो हमारे जो कैप्टन विक्रम बत्रा हैं उनके बारे में एक बार 2 शब्द आप जरूर लिखिएगा जो है कमेंट सेक्शन के अंदर। यानी हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत ज्यादातर विवादों में रहती हैं, अपने भाषण कुछ भी दे देती हैं और उनका भी संबंध जो वो हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। तो कंगना रनौत, और याद रखना कंगना रनौत भी अच्छी जो है वो एक्ट्रेस हैं। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में भी इनको जो है वो अवार्ड मिल चुके हैं, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। और वो जो फिल्म थी वो थी पंगा और एक थी मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका और पंगा इन दोनों फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का जो है वो अवार्ड मिला था। तो सच बात है, ये जो कंगना रनौत है वो हर किसी से पंगा ले लेती हैं, ये भी याद रखना। तो फिल्म याद हो जाएगी आपको, पंगा ज्यादातर ये विवादों में ही रहती है। सिर्फ 2 बुक्स पूछता हूं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अनब्रेकेबल बुक किसकी है बताओ? अनब्रेकेबल ये है एमसी मैरी कॉम। बताइएगा एमसी मैरी कॉम किस राज्य से संबंध रखती हैं? और एक है अनफिनिश्ड, ये है प्रियंका चोपड़ा। तो याद रखना अनफिनिश्ड यानी अभी फिनिश नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड है मतलब प्रियंका चोपड़ा, और अनब्रेकेबल वो है एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम, कॉम मतलब कॉम माने जाति, और जाति को कोई तोड़ नहीं सकता है, जो जाति है वही रहेगा। मतलब एमसी मैरी कॉम का हो जाएगा अनब्रेकेबल। तो याद हो जाएगा, चलेगा। अब मैं आगे कुछ इंफॉर्मेशन पे बढ़ जाता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने 3-4 बार आपको रिवीजन करवा दिया, अब ज़्यादा रिवीजन करूंगा तो फिर वो ज़्यादा हो जाए। पूछा जाए कि भोपाल में हुई गैस त्रासदी में वो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो क्या आपको पता है क्या? उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम था बताओ? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो याद रखना, जब भी कभी भोपाल के बारे में अगर कोई फैक्ट आता है तो उसके बारे में आपको याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो जबलपुर में, और जबलपुर यानी वही जो नर्मदा नदी के किनारे पर है, और मध्य प्रदेश के अंदर ही धुआंधार जलप्रपात है, और शिवराज चौहान वहां के सीएम है। अच्छा, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो कौन है? इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे। पूछूं आईपीएल के बारे में थोड़ा सा। वैसे आईपीएल को मैं बता के सच में थक गया हूं, बट फिर भी मैं आपको एक दो बार दोबारा और बता देता हूं। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि जो आईपीएल हो रहा है, क्या हो रहा है? आईपीएल जो हो रहा है, जो रिमेनिंग जो भी मैचेस बचे हुए हैं 14वें संस्करण के, वो कहां पर होंगे? क्या वो साउथ अफ्रीका में होंगे, या ऑस्ट्रेलिया में होंगे, या यूएई के अंदर होंगे? बताओ जल्दी से। तो याद रखना, जो रिमेनिंग अभी आईपीएल जो 14वें नंबर के हो रहे हैं ना, जो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं, जो कोविड की वजह से उन्हें निरस्त कर दिया गया था, अब वो जो बचे हुए हैं वो यूएई के अंदर होंगे। चलिएगा, अब आईपीएल की बात हुई है तो आईपीएल जरूर बताएंगे सर जी आपको। देखिएगा, याद रखना 13वें नंबर के जो आईपीएल हुए थे वो उनका जो स्पॉन्सर किया था वो ड्रीम 11 ने किया था, और ये यूएई के अंदर हुए थे। मुंबई इंडियंस ने इसमें जीत हासिल की थी। याद रखना 2008 के अंदर ये आईपीएल स्टार्ट हुए थे, जिनमें पहली बार राजस्थान रॉयल्स जीती थी। और याद रखना सिर्फ एक बार राजस्थान रॉयल्स ने ही जीत दर्ज की है, वो भी पहली बार। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में। तो 13वें नंबर के संस्करण को जीतने वाली जो टीम बनी थी वो मुंबई इंडियंस बनी थी। और याद रखना, ये 5 बार मुंबई इंडियंस इस आईपीएल के टाइटल को जीत चुकी है, यानी इंडियन प्रीमियर लीग। अब थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं जो शायद आपको ना पता हो, आईसीसी और बीसीसीआई के बारे में। यानी कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दोबारा बोलो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जाए कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखना ये मुंबई के अंदर है, बानखेड़े स्टेडियम के अंदर। अब मैं पूछूं आपसे कि बीसीसीआई के हेड कौन है, तो वो है सौरभ गांगुली। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है राजीव शुक्ला। ये आपको नहीं याद होगा। सौरभ गांगुली, एवरी पर्सन नोज सौरभ गांगुली हु इज। तो इसलिए अब मैं बात करता हूं आईसीसी के बारे में, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है ये दुबई के अंदर है। दुबई की राजधानी क्या बताओ? अबू धाबी। और की जो मुद्रा है, दुबई की जो मुद्रा है वो दिरहम है। क्या है? दिरहम। ठीक है, तो आईसीसी के बारे में याद रखना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर जो वो दुबई के अंदर है। और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग वर्कले साहब, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, ग्रेग वर्कले साहब। अब आईसीसीआई ये कब बना था? तो ये बना था 1909 के अंदर। और जो बीसीसीआई जो हमारे भारत का है वो कब बना था? वो 1928 के अंदर। से अगर पूछ लिया जाए कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया था, तो जल्दी से क्विक आंसर आना चाहिए। देखिएगा, 1948 के अंदर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। 1948 को हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए यहाँ के जो निजाम थे ना, उन्होंने मना कर दिया था कि हम जो वो भारत के अंदर मर्ज नहीं होंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1948 के अंदर याद रखना, ऑपरेशन पोलो के तहत ये हैदराबाद को
हमारे भारत के अंदर मिला लिया गया था। पूछा जाए हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है, तो मूसी नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे पर है। और याद रखना तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। क्या है बताओ? हैदराबाद। अब जो तेलंगाना दिवस है ये 2 जून को ही मनाया जाता है। याद करना है कि तेलंगाना जो दिवस है वो 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। कि तेलंगाना के जो सीएम है वो कौन है? चंद्रशेखर राव। कौन है बताओ? चंद्रशेखर राव। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तेलंगाना के अंदर लोकसभा की सीट कितनी है तो वो है 17, राज्यसभा की कितनी है बताओ जल्दी से? 7, और वहां पर जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 119 हैं। कितनी जल्दी बताओ? 119 है। अगर आपसे विधान परिषद के बारे में पूछ लिया जाए तो 40 सीटें। कितनी है? 40 सीट हैं। 2 जून को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना दिवस क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना जो था वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। याद रखना तेलंगाना के अंदर है हुसैन सागर झील। आपसे पूछा जाए जो दिल के शेप में है ना उसी को बोलते हैं हुसैन सागर झील, जो वो तेलंगाना के अंदर है। 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। यहाँ के जो सीएम है वो चंद्रशेखर राव हैं। कौन है जल्दी से बताओ? चंद्रशेखर राव। कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों में से क्या इन दोनों की जो सीमा है वो समुद्र के साथ टच होती है? नहीं। देखिएगा आंध्र प्रदेश की जरूर होती है लेकिन तेलंगाना की समुद्र के साथ में सीमा टच नहीं होती है। और हाँ एक बहुत फेमस है, देखिएगा मृगवानी और कासू, ये जो दोनों नेशनल पार्क हैं ये तेलंगाना के हैं। कौन है बताओ? मृगवानी नेशनल पार्क, कासू नेशनल पार्क, ये दोनों ही नेशनल पार्क जो है वो तेलंगाना के अंदर है। तेल लगा के तेलंगाना। हिस्ट्री बता देता हूं इस तेलंगाना के बारे में। आप सभी को पता होगा कि 1953 में भाषाई आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। अब याद रखना इसमें क्या हुआ था कि 1956 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट में उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? जेंटलमैन एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट में ये कहा गया था यानी कि जो तेलंगाना है, तेलंगाना की जो सुरक्षा करेगा वो आंध्र प्रदेश करेगा। क्या लिखा गया था? 1956 के एग्रीमेंट में लिखा गया था कि भाई जो तेलंगाना है इसकी जो सुरक्षा करेगा, जो सुरक्षा रखेगा वो आंध्र प्रदेश रखेगा। लेकिन क्या हुआ जब इस एग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ तो याद रखेगा तब एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन का नाम था जय तेलंगाना। तो याद रखना उस आंदोलन के तहत 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया और ये अलग यानी कि 29वां भारत का राज्य बन गया। लेकिन अभी वर्तमान में पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य हैं टोटल, तो वो 28 हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि 29वें नंबर का राज्य कौन सा था तो वो तेलंगाना था जो 2 जून 2014 को बना था। राम चौधरी भाई आप ऐसा किया करें, एक बार क्वेश्चन आपने एक्सप्लेन किया उसके बाद एक बार जरूरी जल्दी से आप रिवीजन करवा दीजिएगा। तो देखिएगा इन सबको तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है। आप निश्चिंत रहे, एक बार नहीं मैं 10 बार पूरा रिवीजन करवा सकता हूँ। देखिएगा बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो देखिएगा तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है और हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे पर है। 1948 के अंदर ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत के अंदर विलय करवा दिया गया था। और याद रखना तेलंगाना के अंदर ही हुसैन सागर झील पाई जाती है। और एक और चीज़ याद रखना कि मृगवानी और जो कासू ये नेशनल पार्क हैं ये आपके तेलंगाना के अंदर पाए जाते हैं। अब थोड़ा हम राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं कि जो चंद्रशेखर राव है वो वहाँ के कौन है? सीएम है। तो चंद्रशेखर राव कौन है? सीएम। और तमिल साई ये यहाँ के गवर्नर हैं। कौन है बताओ? तमिल साई ये यहाँ के कौन है? गवर्नर है। तमिल साई ये तेलंगाना के गवर्नर है। याद रखना ये जो तेलंगाना था ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बन गया था। अंडरस्टैंड 2014 के अस्तित्व में आया था। इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिएगा कि यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 17, राज्यसभा की हैं 7 और जो विधानसभा की सीटें वो हैं 119 और विधान परिषद की वो हैं 40। और ये जो बना था ये 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। अब याद रखना आंध्र प्रदेश की सीमा तो समुद्र के साथ में टच होती है लेकिन तेलंगाना की कोई सीमा टच नहीं होती है। अब थोड़ा सा मैं और डेप्थ में जाता हूं। भाषाई आधार पर 1953 के अंदर आपको पता था आंध्र प्रदेश बन गया था। अब बात करते हैं 1956 में एक एग्रीमेंट हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। उसमें लिखा गया था कि तेलंगाना की जो सुरक्षा करेगा वो आंध्र प्रदेश करेगा। जब एग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ तो एक आंदोलन चला था, उस आंदोलन का नाम था जय तेलंगाना। उस आंदोलन की जीत हुई तो 2 जून 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक राज्य का दर्जा 29वें राज्य का दर्जा इसे दे दिया गया था। आई होप इज दैट क्लियर।
कोई भी डाउट आपका नहीं रहा हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीबी का मकबरा ये किस राज्य के अंदर है, इसे किसने बनवाया था, तो याद रखना ये औरंगजेब ने बनवाया था और ये औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर बीबी का मकबरा स्थित है। और याद रखना इस मकबरे को बोला गया था कि ताजमहल की भद्दी नकल के रूप में भी इस बीबी के मकबरे को जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो कटक है उड़ीसा के अंदर, जो कटक है ना प्लेस, ये कटक किस नदी के किनारे पर है, तो ये महानदी के किनारे पर है, ये उड़ीसा के अंदर आता है। देखो कटक के अंदर ही जो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है ये कटक के अंदर ही स्थित है। पूछा जाए कि भारत के अंदर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है, तो देखिएगा उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी और ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर पाया जाता है। याद रखना वैसे तो दो हैं, एक जो है वो इनएक्टिव है और एक एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो वो बैरन है और वो इनएक्टिव है उसका नाम है नारकोंडम। तो नारकोंडम जो है वो जो है बिल्कुल काम नहीं करता और बैरन ज्वालामुखी वो काम करता है। अगर अंडमान निकोबार की बात की जाए तो सेलुलर जेल को कौन भूल सकता है, यानी कि काला पानी की सजा इसी जेल के अंदर दी जाती थी और वीर सावरकर जो थे उनको काले पानी की सजा मिली थी। अंडमान निकोबार की एक चीज याद रखना, ये बड़ी अच्छी बात है, इस चीज को आप भूलना मत कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सैंडल पीक है। क्या नाम है उसका, सैंडल पीक है, जो अंडमान और निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। सच में अगर आपको दिल से अच्छी लगी और आपको दिल से मेरी मेहनत अच्छी लगती है, आप भी जानते हैं कि कैमरे को फेस करना और कैमरे पर बोलना विदाउट लुकिंग, सच में इट इज़ अ बिग डील, ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज कैमरे पर क्वेश्चंस को लाना और क्वेश्चंस को तैयार करना, उनको दिमाग में रखना, उनको पढ़ना, ये सब भाई ये सच में थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लेता है। हार्ड वर्क करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो यार कमेंट ज़रूर करके लाइक ज़रूर किया करें, बस यही एम है मेरा और कुछ भी नहीं है। तो चलेगा, कल आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग रहने वाली, बस अपना सपोर्ट बनाए रखना। बाकी मैं बहुत सारे चेंज इस वीडियो के अंदर कर दूंगा, आने वाली वीडियोस के अंदर कर दूंगा। सच बात यह है कि जब तक मैं वीडियो नहीं बनाता ना, सच में मेरा भी मन नहीं लगता है इस वीडियो के। मैं बहुत मन तन से सब चीज़ कंटेंट को राइट करता हूँ, लिखता हूँ, उसे बार बार पढ़ता हूँ ताकि कोई भी फैक्ट गलत ना हो जाए, बिकॉज आई एम लाइक यू। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।